हेलो ऑल 11th ग्रेडर्स, वेलकम टू क्रीडेंस डिजिटल लर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर अंकित शर्मा और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th फ्रॉम एनसीईआरटी। हमारा इस बुक से पहला चैप्टर जो होने वाला है वो है द लिविंग वर्ल्ड, विच इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक। और इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले, इसको समझने से पहले हम लोग इसके कंटेंट के बारे में जानेंगे कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या रीड करने। इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे व्हाट इज लिविंग, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनॉमिक एड्स। जब हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि लिविंग होता क्या है। हम लोग जब हमारे आसपास चीजों को देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है। वो चीज जो मूवमेंट करती है जरूरी तो नहीं कि वो हमेशा लिविंग हो, और वो चीज जो कभी मूवमेंट नहीं करती है दैट डजंट मीन कि वो लिविंग नहीं हो सकती है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या किसी चीज को लिविंग शो करने में हमारी हेल्प करते हैं। आज हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं, वो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं जो हमें किसी चीज को लिविंग बोलने में हेल्प करेंगे। अगर हम लोग इस चीज को आगे लेते हुए चले तो हमारे सामने चार ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं जो हमें किसी भी चीज को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलने में या किसी ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग बोलने में हेल्प करेंगे। जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग हो सकता है और कोई भी चीज जो है नॉन लिविंग हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें यह बताता है कि कोई चीज लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी। अब ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी हो सकती है और लिविंग में भी हो सकती है। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी चीज की साइज में, उसके शेप में और उसके मास में चेंज आता है तो वो पर्टिकुलर जो चेंज आता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो माउंटेन्स होते हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं, वो भी जो है लगातार ग्रो करते रहते हैं। तो क्या माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स लिविंग हो जाते हैं? नहीं। माउंटेन्स एंड सैंड ड्यून्स पर जो ग्रोथ होती है वो आउटर से होती है, दैट मीन्स आउटसाइड से होती है। लेकिन जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ हमेशा इनसाइड से होगी। सो ग्रोथ is only a defining feature when it is takes place from inside of the organism. ग्रोथ तभी एक डिफाइनिंग फीचर होगी तब वो किसी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हो रही होगी। इसलिए जो है एक छोटा सा बच्चा जो है वो धीरे धीरे कर कर बड़ा होता है, तो ये जो ग्रोथ है ये इंटरनल ग्रोथ है। फिर अगर हम लोग सीड्स की बात करें तो सीड्स जो होते हैं जब उनको मिट्टी में लगाते हैं तो वो धीरे धीरे जर्मिनेट होते हैं। तो जो इंटरनली ग्रोथ होती है वो भी यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरह से सीड जो है जर्मिनेट होता है और उसमें से एक छोटा सा सीडलिंग निकलता है और धीरे धीरे करके वो एक बड़े से प्लांट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो दिस इज ग्रोथ। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे सामने वो आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना। When an organisms give birth to a similar organisms, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? आइए इसको डिस्कस करते हैं। जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अगर हम लोग यूनिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो जितने भी यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सभी जो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिमिलरली शो करते हैं, बिकॉज वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करेगा तो भी डिवाइड करेगा और जब रिप्रोड्यूस करेगा तो भी डिवाइड करेगा। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर हो सकता है, लेकिन एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो ग्रोथ से डिफरेंट होता है।
क्या जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर हो सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग देखते हैं कि नेचर के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्कर बीज होती है हनी बीज के ग्रुप में, वो जो है लिविंग स्ट्रक्चर है लेकिन वो कभी भी अंडे नहीं देती है। फिर अगर हम लोग बात करें म्यूल की, जो कि एक फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के रिप्रोडक्शन से बनता है, तो ये भी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये भी जो है कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा जो हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो आपको हर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या वो मल्टीसेल्युलर हो। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल्स से जो है मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो मिलकर कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और इन मॉलिक्यूल्स से जो है आगे चलकर सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स और सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर सिंथेटिक प्रोसेस और डिकम्पोजिशन प्रोसेस लगातार चलती रहती है। व्हाट आर सिंथेटिक प्रोसेस? ऐसी सारी प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जुड़कर जो है बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है सिंथेटिक प्रोसेस और इन्हें जो है टर्म दी जाती है विच इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। इसके साथ ही अगर हम लोग डिकम्पोजिशन प्रोसेस देखें तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटकर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं और इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है डिकम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हमें मेटाबॉलिज्म के बारे में बताता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है वो एक लिविंग फीचर होता है या नहीं, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म जरूरी नहीं है कि सेल के अंदर हो। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं सिंथेटिक और डिकम्पोजिशन जो सेल फ्री सिस्टम में पाई जा सकती हैं। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक लिविंग कैरेक्टर हो तो हम लोगों को यहाँ पर यह चीज स्पेसिफाई करनी होगी कि मेटाबॉलिज्म इज अ लिविंग फीचर ओनली व्हेन इट इज टेक्स प्लेस इन अ सेल स्ट्रक्चर और सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करता है, उस पर्टिकुलर जो है फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं या आपसे कोई ठंडी चीज जो है टच हो जाती है या किसी ने आपको गलती से पिन भी चुभो दी तो आप तुरंत उस जगह से क्या करते हैं, अपना वो जो है बॉडी पार्ट हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अवर बॉडी सेंस दैट पर्टिकुलर सेंसेशन, चाहे वो हीट का हो, चाहे वो कोल्ड का हो या वो किसी तरह का पेन हो। हर तरह के सेंसेस को सेंस करने की जो काबिलियत होती है वो लिविंग स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है। तो जो कॉन्शियसनेस होता है वो भी एक लिविंग कैरेक्टर हो सकता है। इन दिस वे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से किसी भी सिस्टम को हम लोग लिविंग बोल सकते हैं और नॉन लिविंग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम डिफाइनिंग फीचर्स विच आर growth when it is internal, metabolism when it is takes place or it is taking place in cellular structures, and consciousness. So we can define a living system in following words, which are: living beings are self-replicating, evolving, self-regulating systems which are able to sense the environment. So this is all about being a living system.